तो बेसिक आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी इन सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मोशन। तो मुझे पता है मोशन में मैं देखूं चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अगर हम बॉडी की पोजीशन चेंज करें, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन, उसे हम मोशन कहेंगे। ठीक है, पर यहां पर एक चीज मिसिंग है, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब ये रेफरेंस की क्या चीज है, क्या बोलना चाहते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। तो अब समझो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है देखने वाले के नजरिए से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं मैं तो इसका एक एग्जांपल से समझ में आएगा तुमको कि आप अगर एक ट्रेन में अपने दोस्त को सी ऑफ करने गए हो, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ठीक है, और आप यहाँ से बाहर से सी ऑफ कर रहे हो, ठीक है, और ट्रेन मोशन में चल रही है। तो जब पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 1 और 2 ट्रेन के साथ मोशन में भले है, फिर भी 1 को 2 रेस्ट में ही दिखेगा। ठीक है, पर अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो थर्ड को 1 और 2 मोशन में दिखेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि एक ही वक्त पर मोशन पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी लग रहा है और मोशन में भी लग रहा है, क्योंकि यहां पर क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस पर्सपेक्टिव या कौन से पॉइंट से देख रहे हो। सही बात है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप अभी बैठे हो घर में या मोबाइल देख रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि आप रेस्ट में हो। सही बात है, एकदम आपके आसपास की चीजें पड़ी है, वो आपको रेस्ट फील हो रही है। पर आप अर्थ पर हो और अर्थ खुद ही मोशन में है, तो हम रेस्ट कैसे बोल सकते हैं। समझ में आया पॉइंट। अगर मैं अर्थ पर ही बैठा हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं हूं, पर अगर कोई स्पेस से मुझे देख रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, तब वहां पर क्या दिखेगी, मोशन दिखेगा। तो ये था मोशन। और दूसरा यहां पे शब्द है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग हम क्या समझे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का मीनिंग हम समझे सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है सर ये जो बात कर रहा है ये वन डायमेंशन की बात कर रहा है। वन डायमेंशन का मतलब क्या, कि सर आइदर वो एक्स एक्सिस यूज करेगा या फिर तो वाई एक्सिस या फिर तो जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस यूज करेगा अपने मोशन पे। मतलब या तो मेरा वन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट आगे पीछे चलेगा, या तो ऊपर नीचे चलेगा, या तो साइड बाय साइड चलेगा। ये तीन ही मोशन पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन के अंदर। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं हमने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब ये जो चीज है मोशन, ठीक है, ये क्या है, तो ये इट इज अ काइनेमेटिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पार्ट है काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम मोशन की स्टडी करें बिना कोई रीजन समझे, ठीक है, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और दूसरा होता है डायनेमिक्स। अगर हम मोशन की स्टडी करें विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द मोशन तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। ये फिजिक्स के मोशन को लेकर दो ब्रांचेस डिवाइडेड है। ठीक है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या आएगा, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of motion, study of motion without studying, without studying cause of motion। हम कॉज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन ही पढ़ेंगे। जैसे कि सर वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, स्पीड, एवरेज स्पीड,
एक्सेट्रा। ये सब चीज में कहीं पर भी हम नहीं पूछते हैं कि भैया तेरा मोशन क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमारा सवाल सिंपल है कि हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इतना सिंपल फाइंड करना है। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हुआ। और जब हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें कि मोशन क्यों हुआ, तो वो पार्ट आ गया डायनेमिक्स का। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं अपने, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की बात कर ले, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कलर बदल देते, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, कलर को हम रख देते हैं भैया येलो। ठीक है, तो डायनेमिक्स क्या है सर? तो दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन with studying the cause of motion। अगर मैं मोशन के कॉज को भी साथ में पढ़ रहा हूं तो ये डायनेमिक्स का हो गया। कारण भी पूछना है तो सर मोशन क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स लगा था। फोर्स क्यों लगा सर? मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम की वजह से। पॉज कर दे। तो ये डायनेमिक्स का हो गया। ठीक है, अब देखो पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म आपको याद होने चाहिए जिससे आप चैप्टर समझ पाओगे। ठीक है, तो आज इस वाले वीडियो के अंदर अपने इंट्रोडक्शन का वर्कआउट पूरा कंप्लीट करेंगे। ये सबसे अच्छी बात क्यों है बताता हूँ। ये यूट्यूब का चैनल है जहां पर टीचर सब बोर्ड पे पीपीटी बनाकर खाली पढ़ पढ़ के नहीं जाता है, वो अपनी नॉलेज से चीजें निकाल कर यहाँ पे वर्कआउट करता है। यहाँ ये चैनल जो मैंने बनाया है उसका रीजन क्या है? आपके डाउट्स पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व हो। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो और पहले 20 डाउट को मैं फटाफट से सॉल्व कर कर मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा। और हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी भी है जहां पर ये और सारे स्टडी मटेरियल्स हम वहां पर अपलोड करते हैं। तो आप चाहे तो वो कर सकते हो। तो 100 यूट्यूब चैनल आपको अच्छा पढ़ाते होंगे, पर ये यूट्यूब चैनल आपकी जरूरत के लिए है, तो बने रहना है। और अगर आपको अच्छा लगे है तो ही अपने दोस्त को आप शेयर करना। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या बेसिक आपको जो समझने जैसा है, तो पहला दैट इज बेसिक में सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझना पड़ेगा आपको। तो स्केलर क्वांटिटी आपने ऐसी देखो, चैप्टर 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और डिराइव क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं बात करूं पोजीशन, तो आप मुझे बोलोगे कि सर आप नॉर्थ ईस्ट जोन में रहते हो, गुजरात है ये इस जोन में आया हुआ है। 4 जोन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और बीच में कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो पोजीशन जब दिखाते हैं हम तो हमको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी which required magnitude and direction. Sorry, those physical quantity which require magnitude and unit are called scalar quantity। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए तो उसे अपने स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वहीं ऐसी बात करूं, those physical quantities which required मैग्नीट्यूड चाहिए, उसे यूनिट भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को अपने वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब यहां पे स्केलर का एग्जांपल देखूं तो इसका एग्जांपल आ गया मास, जिसे आप लिखते हो 5 kg। बट वही मैं बात करूं पोजीशन, पोजीशन आ गया 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ये तीनों तीन चीजें
ये हो गई। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सर क्या इस बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब सबको पता है, ये फटाफट से निपटाते हैं, कमेंट में मैसेज भी करते जाओ डिस्टेंस क्या है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, कोई फैंसी डेफिनेशन नहीं, एकदम सिंपल सादा इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। इसकी बात करो यूनिट की तो अपने क्या लिखते हैं 5 मीटर, यूनिट क्या है इसका, मीटर है। वही डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसा सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा शुरुआती और अंतिम पोजीशन का, उसे अपने डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसका भी यूनिट भी देखूं तो वो भी क्या होता है, यूनिट मीटर ही होता है। पर यहां पर जब देखा जाए तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब इसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। बट वहीं जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको डायरेक्शन चाहिए। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है सर अपना स्पीड। स्पीड क्या होता है, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि कितनी स्पीड से सर मैं अपना पोजीशन। पर ये समझाने से पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं अच्छे से। मानो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें सबसे छोटा रास्ता जो होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ होगा कि ऑब्जेक्ट अपनी तरह के हिसाब से जो मोशन ले रहा है, ठीक है, उसे अपने क्या करेंगे, डिस्टेंस। डन है यहां तक। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉइंट ए और घूम कर मैं वापस पॉइंट बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो कमेंट्स में आपको मैसेज करना है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे क्या होगा और डिस्टेंस बताओ क्या होगा, दोनों चीजें मुझे कमेंट में मैसेज करो कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से घूमकर पॉइंट बी पे आती है वापस से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। इसके साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं सर स्पीड का। स्पीड क्या है, तो स्पीड इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि कितनी स्पीड से मैं अपने मोशन को चेंज कर रहा हूं। स्पीड का अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। इसकी यूनिट की बात करूं मैं तो डिस्टेंस को आप मेजर किस में करते हो, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में। तो उसका यूनिट भी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई सर, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। वही मैं बात करूं वेलोसिटी की, वही मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। पर ये जो मोशन होगा वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन दिखे वो क्या हो गई, मेरी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। वही मैं वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाना है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट की भी बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बट ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी आ गई, मेरी वेक्टर आ गई। अब स्पीड के साथ साथ और भी चीजें आती है तो भी देख लेते हैं हम। स्पीड में यहां पे आ गया एवरेज स्पीड, और
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड हमेशा अपने को हेल्प करता है कि आप कितनी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हो? देखो अगर आप देखो ध्यान से, आपका सपोज गांव यहां से कुछ 300 किलोमीटर दूरी पर है और उस 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप 5 आवर का टाइम ले रहे हो। ठीक है, तो आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज सिंपल क्या बोलता है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आप करोगे, दैट इज एन एवरेज स्पीड। उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, वी के आसपास ऐसे 2 एरोज बना दो। ठीक है, इसको इस तरह से सेव कर दो तो एवरेज स्पीड हुई। तो वो क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पर जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि आपने सर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए आपने जो टाइम लगाया वो 5 आवर का लगाया, तो जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, 300 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। तो ये एवरेज आया। पर सच बताओ, क्या ऐसा कभी केस होता है क्या, अगर मैं घर से निकला हूं तो मेरी स्पीड बार बार चेंजिंग होती है कि कांस्टेंट रहती है? बदलती रहती है ना स्पीड। आप कहीं पर रुके तो स्पीड 0 हो गई, जब शुरुआत की थी तो 0 से शुरुआत की थी और 100 तक पहुंचे थे, फिर अचानक से कोई आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो आपने ब्रेक मार दी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई, घटी, कभी बढ़ी। तो यहां पर कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन था, पर टोटल एवरेज जो स्पीड है वो आपको बता देता है कि आपको एवरेज स्पीड कौन सी लगी होगी आपको वहां पहुंचने के लिए, कितना फास्ट आप गए हो। तो एवरेज 60 आया, मतलब क्या हुआ, अच्छी स्पीड है। पर अगर मैं यहां ही बोलता आपको कि नहीं आप 2 घंटे में पहुंच गए, तो एवरेज 150 किलोमीटर का हुआ, मतलब आपने बहुत स्पीड में ये काम किया। तो टोटल एवरेज स्पीड आपको उस चीज का आइडिया देता है। वही मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज, इसको दिखाते हैं हम इस तरह से, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन y t2 माइनस t1। ये बेसिकली वही हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डन है। फिर आता है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक भी है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब सेम, सिंगल, एक ही जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time। जब मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। अब सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हो आप, तो सिंपल सा लॉजिक है, तुमको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूं, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो मान लेते हैं एवरेज स्पीड वेलोसिटी के लिए। जब टाइम 0 सेकेंड था तब 0 कवर किया, यहां पर 1 सेकेंड हुआ तो यहां पे इसने कवर किया 5 मीटर, 2 सेकेंड हुआ इसने कवर किया 10 मीटर, 3 सेकेंड हुआ इसने कवर किया 15 मीटर। तो अब देखो कि हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर कर रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना 5 और यहाँ पे टाइम 1, तो 5/1, तो आंसर कितना है स्पीड का, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी आप देखो सेम, 1 सेकेंड में आंसर क्या है वापस से 5 मीटर पर सेकेंड। 0 से 2 तो कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना है वापस से
3 सेकेंड और 15, तो 15 डिवाइड बाई 3, तो तीनों ही केस में आपको कितनी स्पीड मिली? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाने जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसका ग्राफ देखोगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो हर एक पे पॉइंट आप अगर लो तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है कि आपकी जो चीज है वो क्या? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब ये था इंट्रोडक्शन का पोर्शन, ठीक है, जहां हमने चीजें कवर की। अभी इसके बाद का जो वीडियो है वो कोर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैंने पढ़ाया अभी उसमें, और या फिर आपके स्कूल में आपने कहीं पढ़ा वहां पर, तो आप कमेंट में आप आराम से दिल खोल के लिख सकते हो और मैं उसका आंसर लेकर आऊंगा। यहां पर कोई दिखावे पर फोकस नहीं है, यहां पर आपकी जरूरतों पे फोकस है। तो आप बने रहे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।